नमस्कार, वेलकम बैक। आगे हम बात कर रहे हैं, जो हमने चैप्टर शुरू किया था, जो अध्याय शुरू किया था हमने, गति पर बलों का प्रभाव, उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम समझेंगे संवेग क्या होता है, गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम और भी बहुत कुछ। तो इस पे हम सविस्तार चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी हम आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास संवेग क्या होता है। तो संवेग होता क्या है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, संवेग का मतलब होता है कि जब किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग। जो भी गतिमान वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उसका जो भी वेग होगा उसके अगर आप गुणा कर दें तो जो प्राप्त होगा उसे बोला जाएगा संवेग। साधारण शब्दों में संवेग यह बताता है कि किसी गतिमान वस्तु में गति की कुल मात्रा कितनी है और उसे रोकना कितना कठिन है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि किसी भी गतिमान वस्तु के लिए जो द्रव्यमान होता है और जो वेग होता है उसके गुणनफल को कहा जाता है संवेग। अगर हम बात करें इसके गणितीय सूत्र की, तो जैसा कि परिभाषा से दिया हुआ है, संवेग को हम दिखाते हैं पी से। तो संवेग बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा वस्तु का वेग। ठीक है, जहां पे पी संवेग है, एम वस्तु का द्रव्यमान और वी वस्तु का वेग होगा। अगर बात करें इसके एसआई मात्रक क्या होगा इसका, तो उसका एसआई मात्रक होता है, जैसे देखो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसे ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -1। तो अब ये किस प्रकार की राशि होगी, तो ये एक सदिश राशि होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें वेग आ रहा है और वेग क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग ही संवेग की दिशा वही होती है जो वेग वस्तु के वेग की दिशा होती है। तो ये क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके जो दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है समझिए जरा। पहला जो उदाहरण है, क्रिकेट की गेंद बनाम टेनिस की गेंद। देखो, जो क्रिकेट की गेंद होती है वो थोड़ा सा भारी होती है, जबकि जो टेनिस की गेंद होती है वो थोड़ा हल्की होती है। यदि एक ही वेग से एक क्रिकेट की गेंद और एक टेनिस की गेंद आपकी ओर फेंका जाए, मतलब हम आपकी ओर अगर एक क्रिकेट की गेंद फेंकें और एक टेनिस की गेंद फेंकें जिनका वेग समान होगा, तो जो क्रिकेट की गेंद होगी उसका संवेग अधिक होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, यदि दोनों का वेग बराबर है तो। दूसरा, धीमी चलती भारी ट्रक। अब एक बहुत भारी ट्रक भले ही बहुत धीमी चाल से चल रहा हो, लेकिन अत्यधिक द्रव्यमान के कारण उसका संवेग बहुत अधिक होता है, जिससे टकराने पर बड़ा नुकसान हो जाता है या हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी बाहरी चीज है, अगर वो धीरे भी क्यों ना चल रही हो, अगर उससे कोई दूसरी वस्तु टकरा जाए तो वस्तु का नुकसान होता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो संवेग है वो एक तो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है और दूसरा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जो भारी वस्तु होगी तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा, मतलब उसका संवेग भी अधिक होगा। ठीक है, तीसरा, क्रिकेट में जब फील्डर कैच पकड़ता है तो हाथ पीछे की ओर खींचता है। आपने देखा होगा, जब भी कैच पकड़ते हो तो हाथ पीछे खींचते हैं। उससे क्या होता है, ताकि समय बढ़े, और जब समय बढ़ेगा तो जो त्वरण होगा वो घटेगा, जिस पर हाथ पर बल कम लगेगा या हाथ पर चोट नहीं लगती है। ठीक है, चौथा, एयरबैग। आपने देखा होगा कार में या गाड़ी में एयरबैग होते हैं। तो जब वाहनों में टक्कर के समय यात्रियों के टकराने की जो समयावधि है वो बढ़ाकर त्वरण और बल कम करते हैं। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है तो एकदम से जो एयरबैग है वो खुल जाते हैं, जिससे आपको नुकसान कम होता है या चोट लगने का डर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये थे संवेग और उसके दैनिक जीवन में उदाहरण। अब आगे आपके पास है
न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में लगभग हर साल इस चैप्टर से ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्या कहता है, जब किसी वस्तु पर परिणामी बल कार्य करता है तो वस्तु बल की दिशा में त्वरित होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लो ये कोई वस्तु है, अगर आप इस पे बल लगाओगे तो बल की दिशा में ये वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी, तो वही लिखा हुआ है, तो वस्तु बल की दिशा में त्वरित होती है। अब उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है, ये जो कथन है वो एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होता है। त्वरण का जो परिमाण होगा परिणामी बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें त्वरण आया, मतलब इसकी गति परिवर्तन हुई, ये बल के तो समानुपाती होगा। समानुपाती क्यों होगा? क्योंकि बल जितना लगेगा त्वरण उतना ज्यादा होगा, लेकिन द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण कम लगेगा। अब अगर आप किसी भी भारी वस्तु पे बल लगाओगे तो वो बहुत आराम से आगे जाएगा, है ना। और अगर वस्तु हल्की होगी और बल लगाओगे तो वो तेजी से आगे जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा है। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी वस्तु है और उसका अगर उस पे बल ज़्यादा लग रहा है तो उसका त्वरण भी ज़्यादा होगा, जो पहला लिखा हुआ है इसने। और दूसरा, अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो त्वरण कम होगा, तो मतलब जो बल है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है एक तरीके से, कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा, और बल अगर कम लगेगा तो वस्तु में त्वरण कम होगा। ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति, मतलब आप कैसे इसे गणितीय रूप में निरूपित कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये दूसरा नियम लिखने को आता है और गणितीय मतलब इसका गणितीय उत्पत्ति आपको पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। अब अगर वो गति कर रही है तो उसका प्रारंभिक वेग होगा u। अब याद रखना, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, और अंतिम वेग होगा v। अगर उसने, जब वो गति कर रहा है या अगर किसी वेग से चल रहा है, तो उसने माना समय लिया t, उस पर जो बल आरोपित होगा वो होगा F, और उत्पन्न त्वरण होगा a। तो सबसे पहले, अगर उस पर बल लग रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसके संवेग की गणना करेंगे। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब क्योंकि यहाँ पे वेग दो हैं, एक प्रारंभिक है और एक अंतिम है, तो इसीलिए जो संवेग होगा वो भी दो होंगे। एक प्रारंभिक होगा P1 बराबर m इंटू यू, एम मतलब द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग, और अंतिम संवेग होगा P2 बराबर m गुणा जो अंतिम वेग होगा। ठीक है। तो ये है प्रारंभिक वेग संवेग, और ये है अंतिम संवेग। अब उसके बाद आपको क्या करना है, संवेग में कितना परिवर्तन आया, तो कितना परिवर्तन आएगा, जो अंतिम संवेग है उसमें से पहले वाली संवेग, मतलब जो पहला वाला संवेग है उसे माइनस कर लो, घटा दो। तो अंतिम संवेग है mv, प्रारंभिक संवेग है mu। अगर मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँ, m बाहर ले लूँ, तो यहाँ बच जाएगा v और यहाँ बच जाएगा u। ठीक है। तीसरे चरण में आपको क्या करना है, संवेग परिवर्तन की दर क्या है, मतलब समय के सापेक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, तो अपॉन में समय होगा। संवेग में परिवर्तन हो रहा है इतना, जो हमने ऊपर निकाल लिया है, बटे में समय। ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड नियमानुसार जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती होगा m, मतलब जो हमने ये निकाला हुआ है, जो परिवर्तन आ रहा है, m v माइनस यू अपॉन में t। और आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी गति के प्रथम समीकरण से इसका मान होता है a। ठीक है। तो आप इसकी जगह पर रख लोगे a, तो F समानुपाती होगा एम ए। और अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो हमें यहाँ पे एक नियतांक रखना पड़ेगा के, तो एफ बराबर के एम ए। ठीक है। आगे क्या है आपके पास, अगर मैं इसके एसआई मात्रक की बात करूं तो बल है तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। अब अगर मुझे एक न्यूटन को परिभाषित करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, यदि यहां से आपको याद रखना है,
1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए 1 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसमें अगर मुझे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण निकालना है या त्वरण उत्पन्न करना है, तो कितना बल लगाना पड़ेगा? 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं एफ भी 1 रख दूं, एम भी 1 रख दूं और ए भी 1 रख दूं, तो जो के का मान आएगा, यहाँ पे देखो के का मान आएगा 1। और अगर मैं के का मान 1 रख दूं पिछली समीकरण में जो हमने यहाँ पे करी थी ये वाली इसमें, तो एफ बराबर हो जाएगा एम ए, और यही आपको सिद्ध करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला जरूर याद रखना है, आपके एग्जाम में 100% आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे आपके पास है न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है। ये जो तीसरा नियम है इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो कथन क्या है, जब भी कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी समय पहली वस्तु पर बराबर परिणाम बराबर परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। मतलब ये हुआ, मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, माना ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। अब जितना बल, मानना ये ए बी पर बल लगा रहा है, तो उतना ही बल बी ए पर भी लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मुख्य बिंदु क्या है इसके? तो पहला, बल सदैव युग्म में होते हैं। आपको दिख रहा होगा एक पेयर, एक ये है और एक ये है, ए और बी, तो ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, इसीलिए वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। मतलब ये ए बी पर लगा रहा है और बी ए पर लगा रहा है, तो क्योंकि अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके व्यावहारिक उदाहरण हैं जो जनरली कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, ये तो क्रिया होगी। प्रतिक्रिया क्या होगी, गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर उतना ही बल लगाती है जिससे चलाने वाले को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। ठीक है, तो ये है पहला उदाहरण। ठीक है, तो अगर आपके पास पूछा जाए कि जो बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका क्यों लगता है, तो वो इस प्रतिक्रिया के कारण लगता है। दूसरा, नाव से किनारे पर कूदना, ये आपकी नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इस पे। तो इसमें क्रिया क्या होती है, जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे की ओर कूदता है तो वह अपने पैरों से नाव को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, प्रतिक्रिया क्या होती है, नाव व्यक्ति को आगे की ओर धकेलती है जिससे वह किनारे पर पहुंच जाती है और नाव पीछे खिसक जाती है। मतलब जैसे मान लो ये नाव है, ठीक है, ये नाव है। अब माना यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो जैसे ही ये आगे को कूदेगा तो इसके पैर से इस पर एक बल लगेगा पीछे की ओर। ठीक है, और उसी समय नाव भी इस जो आदमी है इस पर बल लगाएगा और ये नाव हल्का सा पीछे की ओर चली जाती है और ये इंसान, मतलब जो आदमी है, वो किनारे पर पहुंच जाता है। तो यही है नाव से किनारे पर कूदना। आगे है रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, ये भी आपके पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्रिया क्या है, रॉकेट के इंजन में ईंधन जलने से अत्यधिक गर्म गैसें बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलती है। आपने कभी भी देखा होगा, मान लो अगर ये रॉकेट है, ठीक है, ये अगर रॉकेट है तो जब ये रॉकेट चलता है तो बहुत नीचे से नीचे की ओर गैसें आती है बहुत तेजी से, या आग जैसी जलती है अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तो जब ये नीचे की ओर गैसें आती है तो प्रतिक्रिया क्या होती है, इन गैसों की वजह से ये गैसें ऊपर की ओर बल लगाती है जिससे ये जो रॉकेट है ये आसमान की ओर चला जाता है, और यही इस पे प्रतिक्रिया है। तो वे गैसें रॉकेट पर उतना ही ऊपर की ओर तीव्र बल लगाती है जिससे रॉकेट आसमान की ओर उड़ता है।
अगला है जमीन पर पैदल चलना। आपने देखा होगा जब आप जमीन पर पैदल चलते हो तो क्रिया क्या होती है इसमें? चलते समय हमारे पैर जमीन को पीछे और नीचे की ओर धकेलते हैं, ये तो क्रिया हो गई। प्रतिक्रिया क्या होगी? जमीन हमारे पैरों को आगे की ओर धकेलती है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कभी आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे या तो फिसलन हो रखी है या बर्फ गिरी हुई है, तो हम जैसे ही बल लगाते हैं तो बल प्रॉपर लग नहीं पाता है और हम फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि हमें वहाँ से प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है। ठीक है? आगे है पानी में तैरना। क्रिया क्या होती है? तो जो तैराक होता है अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जबकि जो प्रतिक्रिया होती है पानी तैराक के शरीर को आगे की ओर धकेलेगा। आपने देखा होगा तैरते समय आप जब तैरते हो तो हाथ पैर मारते हो पानी में, मतलब पानी को पीछे की ओर धकेलते हो, वो तो आप क्रिया करते हो। प्रतिक्रिया ये होती है कि पानी आपको आगे की ओर भेजता है, आगे की ओर धकेलता है, जिससे आप आसानी से तैर पाते हो। ठीक है? और अंतिम है इसमें वस्तुओं के निकाय पर लगने वाला बल। ये आपके पास पहली बार नए नया टॉपिक ऐड किया गया है आपके एनसीईआरटी में। इसमें क्या होता है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं डोरी या संपर्क से जुड़ी हों, माना दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान एक का m1 है, माना ये है, ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है? और मान लो ये किसी डोरी से जुड़ी है, तो इस पर जो आंतरिक बल लगता है वो क्या होता है? डोरी का जो तनाव होगा, डोरी का तनाव जो निकाय के भीतर एक दूसरे को संतुलित करता है। मतलब इस पे जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या डोरी से लटके होंगे, तो जो इसमें बीच में रस्सी है या डोरी है, वो इन वस्तुओं को संतुलित करता है जो उस पर अंदर की ओर बल लगता है। ठीक है? आंतरिक बल। और बाह्य बल क्या लगता है? तो निकाय पर बाहर से लगने वाला कुल बल अगर F हो, तो पूरे निकाय का जो कुल त्वरण होगा, वो होगा त्वरण बराबर A, मतलब त्वरण हुआ बराबर जो F पर बाहरी बल लग रहा है अपॉन में जो M मतलब टोटल बल है। तो बाहरी बल लग रहा है F और जो टोटल बल है, टोटल द्रव्यमान होगा वो होगा m1 प्लस m2। ठीक है? तो ये है निकाय पर लगने वाला बल। तो ये था आपके पास पूरा चैप्टर, हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। आप बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।